नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का प्रमुख टॉपिक भारतीय कला पर चर्चा करेंगे। आज हम लेंगे सैंधव और मौर्य कला। कला शब्द की उत्पत्ति कल प्लस ए प्लस ताप धातु व प्रत्यय से हुई है, जिसका तात्पर्य है किसी वस्तु का छोटा अंश। यह मानव की सौंदर्य भावना का बोध कराती है। भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भावाभिव्यक्ति है, धार्मिकता है, प्रतीकात्मकता है, पारंपरिकता है, सामाजिकता, लोक प्रतिबद्धता, अनामता आदि से भरपूर जो है भारतीय कला है। अब हम प्रथम टॉपिक लेते हैं इसका सैंधवकालीन कला। सैंधवकालीन कला में सर्वप्रथम हम लेते हैं नगर निर्माण। आपने देखा कि सिंधु काल में नगर निर्माण किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से नगर बसे हुए थे। प्रोफेसर मैके के अनुसार उनके अवशेषों को देखकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह लंकाशायर के किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। मतलब इतने पुराने समय में इतनी व्यवस्थित नगर व्यवस्था होना एक आश्चर्यजनक बात है। सड़कें चौड़ी होती थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मुख्य सड़क जो है वो 10.5 मीटर चौड़ी थी। नालियों की भी व्यवस्था की गई थी और सड़कों पर लाइट की व्यवस्था है। सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आधुनिक नगर का वो हमें अनुभव कराती है। अब देखते हैं भवन निर्माण। मकान कच्चे और पक्के दोनों बने होते थे। हवा और प्रकाश की व्यवस्था थी। मकान 2 मंजिला भी होते थे। उनकी खिड़कियां और दरवाजे गली की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल अन्नगृह मिला है और मकान प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भवन निर्माण कला ऐसा लगता है कि आधुनिक जो मशीनें हैं उसके बगैर जो है ये किस प्रकार से उस समय इतने बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं, ये एक सोचनीय विषय है। अब है मूर्ति कला। इस काल में 2 तरह की मूर्तियाँ बनती थीं, धार्मिक और साधारण। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। उसमें लाल पत्थर की मानव मूर्ति है एक तो, और एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। अब है धातु कला। धातु कला में सिंधुवासी सोने, चांदी, तांबे आदि के सुंदर आभूषण बनाते थे। धातुओं में बर्तनों पर नक्काशी करते थे। फिर है चित्रकला। बर्तनों, मोहरों, सार्वजनिक भवनों आदि पर बने चित्रों से उनकी चित्रकला का पता चलता है। प्राकृतिक दृश्य और जानवर दोनों के चित्र जो है वो बनाते थे। उनके चित्रकला में रंगों का प्रयोग भी होता था और रंग जो है वो प्राकृतिक लिए जाते थे और ये रंग आज भी हमें चमकीले और वैसे ही देखने को मिलते हैं। नृत्य और संगीत कला। खुदाई में हमें तबला मिला है, ढोल मिला है आदि प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि वो नृत्य और संगीत के कितने शौकीन थे। नर्तकी की कांसे की जो मूर्ति है वो नृत्य कला में सिंधु वासियों की रुचि बताती है। उससे ज्ञात होता है कि वो नृत्य कला में भी माहिर थे। अब है ताम्रपत्र निर्माण कला। खुदाई में हमें अनेक वर्गाकार ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें कई उस लिपि में बहुत चीज़ लिखी हुई हैं जो कि अभी पढ़ी नहीं गई हैं। तो उस कला में भी वो निपुण थे। अब है मोहर निर्माण कला। खुदाई में मिट्टी और पत्थरों की बनी हुई 550 मोहरें मिली हैं। ये वर्गाकार और गोलाकार हैं। इन पर पशुओं व प्राकृतिक दृश्यों के चित्र अंकित हैं। अब है लिपि। लिपि में खुदाई में हमें अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं और जिसमें कि लिपि खुदी हुई है और इसमें चित्रात्मक लिपि है। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है।
अब हम लेते हैं मौर्यकालीन कला। मौर्य काल प्राचीन भारतीय कला का स्वर्ण युग था। B.G. गोखले के अनुसार मौर्य काल से ही भारतीय कला का इतिहास आरंभ होता है। अनेक विद्वानों ने मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव माना है, जिसमें B.A. स्मिथ ने लिखा है कि वास्तुकला और मूर्तिकला में अचानक प्रस्तर का प्रयोग बहुत अंशों में विदेशी, संभवतः पर्सिया का परिणाम है। पहले स्थापत्य कला में लकड़ी और ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु अशोक के समय से इस क्षेत्रों में पत्थर का प्रयोग होने लगा। मौर्य कला में भारतीय विशेषताएं थी, अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, अतः इसे भारतीय और विदेश कला का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। अब है नए नगरों का निर्माण। कल्हड़ के अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का संस्थापक अशोक ही था। उसने यहाँ 500 बौद्ध विहार बनवाए थे। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर बसाया था। उसने यहाँ 5 स्तूप भी बनवाए थे। अब लेते हैं भवन। उस समय के भवन जो है बड़े कलात्मक और सुंदर थे। मैगस्थनीज ने खुद लिखा है कि चंद्रगुप्त के भवन ईरान के सूसा तथा इकबताना के भवनों से कला तथा सजावट में बहुत सुंदर हैं। अशोक के समय पत्थर का प्रयोग होने लगा था। वह महान भवन निर्माता भी कहलाता है। उसने पाटलिपुत्र में एक विशाल उद्यान के मध्य एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया था, जिसकी सुंदरता से प्रभावित होकर फायान ने संसार की सर्वोत्तम कृति इसे कहा है। कुम्हार से प्राप्त मौर्य सभा भवन के अवशेष वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब है स्तूप। स्तूप बौद्ध सूत्रों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए हैं। आज अधिकांश स्तूप जो है नष्ट हो चुके हैं। भोपाल के निकट स्थित सांची का स्तूप आज भी अशोककालीन स्थापत्य कला की गौरव की याद दिलाता है। इसकी ऊंचाई 77.5 फीट है और इसका व्यास जो है वो 121 से 1/2 फीट है। इस स्तूप का द्वार जो है बड़ा कलात्मक है। स्तूप एक गुम्बद होता है अथवा एक उल्टी कटोरी के समान अर्धगोलाकार होता है। इसके आधार के चारों ओर एक वेदिका होती है। वेदिका यज्ञ भूमि का नाम है और वेदिका के ऊपर सूचिका होते हैं। स्तूप के आधार पर एक ऊंचा कांठा होता है, जिसमें यात्रियों के परिक्रमा के मार्ग के रूप में जिसे काम में लिया जाता है। स्तूप में पूर्वजों की अस्थियां रखी जाती थी। इसके उदाहरण हैं भरूत स्तूप। यह सतना के एमपी में सतना में है। यहाँ बुद्ध की पूजा प्रतीक रूप में की जाती है। अब है गुप्तकालीन स्तूप। ये तक्षशिला का भल्लड़ स्तूप है। मीरपुर का स्तूप महत्वपूर्ण है। इसमें यह चौकोर आधार पर स्थित है। अब है आपके स्तंभ। धातु या पत्थर सभी प्रकार के स्तंभों में अशोक के स्तंभ प्राचीनतम हैं। प्राचीन काल में स्तंभों की स्थापना की जा रही है प्राचीन काल से ही। ये स्तंभ 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक और दूसरा राजनीतिक। अशोक ने अनेक धर्म स्तंभों को स्थापित किया था। दूसरा वर्ग इन स्तूपों का है या इन स्तंभों का है जो राजनीतिक हैं, जैसे कीर्ति स्तंभ, लाटें, मीनारें आदि। प्रत्येक राजा विजय होने के बाद यादगार के रूप में इसका निर्माण करवाया करता था। यज्ञों में पशु बलि के अवसर पर स्तंभ या यूप गाड़ने का प्रयोग जो है वो वैदिक है। यूप यज्ञ स्तंभ का विशेष नाम है। उदाहरण है इसका कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने मथुरा के निकट
ईसापुर का स्तंभ बनवाया है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष जो हैं वो प्राय पशुओं की आकृति से मंडित होते थे। ये एक ही पत्थर से निर्मित हैं। इसके ऊपर पूर्णाकार कृति का पशु बना हुआ है और इसके नीचे जो है एक पट्टी बनी हुई है। पट्टिका की गोलाकार बाड़ पर चारों ओर चित्र अंकित हैं। शीर्षस्थ पशु गज, अश्व, वृषभ, सिंह में से एक होता है। सारनाथ का स्तंभ इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसमें चारों शेरों की आकृतियां हैं। शेरों के नीचे पत्थर पर चार धाम जिसे धर्म चक्र या चार पशु हैं, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और नंदी के चित्र हैं और इसमें उल्टी घंटी सी एक बनी हुई है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार संसार के किसी भी देश में कला की इस सुंदर कृति से बढ़कर कोई और उदाहरण पाना कठिन होगा। कालिदास के अनुसार रघु ने दिग्विजय स्तंभ स्थापित किया था। समुद्रगुप्त ने अशोक के प्रयाग स्तंभ पर अपनी प्रयाग प्रशस्ति अंकित की है। गुप्त सम्राटों ने अपने विजय स्तंभों की स्थापना करवाई। उनमें महरौली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ गरुड़ ध्वज कहलाता है। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने अपनी गुजरात मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ बनवाया था और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ली, कन्हेरी मंदिरों में भी कई स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं। अब है गुफाएं। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गया के समीप बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास हेतु गुफाएं प्रदान की थी उन्हें, या गुफाओं का निर्माण करवाया था। और इन गुफाओं की दीवारों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे के समान दमकती है। तो इस प्रकार जो है ये मौर्यकालीन कला समाप्त हुई। धन्यवाद।